Hello students, myself Harish Chaudhary. Once again, today we are going to discuss another topic of the physics in chapter first of electricity. Before we go further, first of all, look at this. ये एक रूम हीटर है जो हम सर्दी के अंदर यूज करते हैं। तो आपको फिर ये लग रहा होगा कि सर इतनी गर्मी पहले से पड़ रही है, अब तो एसी चलाने का टाइम है, आप रूम हीटर लेकर बैठ गए। एक्चुअली क्या है कि आज का जो टॉपिक है वो इसी तरह का है, तो हमें उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे। रूम हीटर क्या करता है, सर्दी के टाइम में थोड़ा सा अपने को पीछे लेकर जाओ 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब भयंकर ठंड पड़ रही थी हमारे दिसंबर जनवरी के अंदर, तो हम हीटर चलाकर रूम को गर्म करते थे, उसकी हीट हम खुद लेते थे। ये हीटर चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ये जो प्लग है ये हम स्विच बोर्ड में लगाकर बटन दबा देते हैं। कुछ देर बाद ये हमें गर्म हवा देने लग जाता है या हमारे रूम को गर्म करना शुरू कर देता है। तो ये किस वजह से होता है, क्या रीजन है कि हमने इसको लगाकर, सेम इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है, उसी प्लग में आज हम कूलर लगाकर ऑन करते हैं तो वो हमें ठंडी हवा देता है, और ये हीटर जो था वो उसी प्लग में बटन लगाने के बाद हमें हीट प्रोवाइड करवाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे यहां पर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी जब कई सारे काम हमारे लिए करती है, उनमें से एक काम इसका ये भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि सारे जो डिवाइसेस हैं वो हीट नहीं बनाते। हम करंट तो सभी चीजों को देते हैं, फैन को भी देते हैं, एसी को देते हैं, कूलर को देते हैं, वॉशिंग मशीन को भी हम करंट देते हैं, फिर भी वहां पर बहुत कम अमाउंट में हीट बनती है। लेकिन ये जो स्पेशल हमने जो डिवाइसेस यहाँ पे देखे हैं, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सारी चीजें हीट हमें क्यों प्रोवाइड करवाती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो भी डिवाइस हम डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला, सबसे पहले उसका पर्पस देखा जाता है कि इसको किस पर्पस से बनाया जा रहा है। तो अगर हमने हीट से चलने वाली कोई मशीन बनानी है जो हमें हीट प्रोवाइड करवाती है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी या उसकी जो बनावट है वो बाकियों से थोड़ी सी अलग होगी। यानी कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल या हाई रेजिस्टेंस की वायर उसके अंदर हम लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर। पानी गर्म करने वाली रोड हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, बल्ब जो पहले आता था फिलामेंट वाला, और एक जो रूम हीटर है, ये 3-4 चीजें जो है इनमें हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस आपने पढ़ रखा होगा, वो चीज जो करंट को रोकने का काम करता है या करंट कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो करंट को अपने में से पास नहीं होने देते या बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, लगभग मान लो कि 95% पार्ट उसका वो कंज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट ही आगे जा सकता है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो एलॉय कहलाते हैं हमारे। तो एलॉयज होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको मतलब ऐसी चीजों से बनाया जाता है जिनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। तो उनके अंदर कॉन्स्टेंटन की वायर आ गई, कॉन्स्टेंटन हो गया हमारा, नाइक्रोम हो गया। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, इनमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। इस वजह से जो चीजें इन मटेरियल से बनी होती है उनको अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करवाएंगे तो वो क्या करते हैं कि खुद गर्म होना शुरू हो जाते हैं। एलॉय का यही काम होता है, एलॉय करंट को खुद कंज्यूम कर लेता है। अब करंट को उन्होंने कंज्यूम तो कर लिया, करंट को उन्होंने रोक तो लिया, लेकिन करंट अपना इफेक्ट किसी ना किसी फॉर्म में वापस शो करेगा। तो वो जो इफेक्ट होता है वो हीट की फॉर्म में वापस शो होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास में मतलब टीचर ने कह दिया कि किसी ने शोर नहीं मचाना, नहीं तो सभी की पिटाई होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर शोर करने की बजाय इशारों से बातें करने लग जाते हैं, अपना इफेक्ट जो है वो ऐसे एक दूसरे को तरफ इशारे करके फिर बताते हैं। तो इसी तरह का काम करंट का होता है। यानी कि अगर आपने करंट को रोक लिया कोई ऐसी चीज लगाकर, एलॉय वगैरह लगाकर, जिससे वो सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर सकता इजीली, तो वहां पे करंट क्या करता है, उस सब्सटेंस को गर्म कर देता है। तो ये चीज कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसको हम कह सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये जो सब्सटेंस होते हैं ये करंट को खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बदले में हमें हीट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हीट जो बनती है वो कितनी बनेगी अगर हीट को काउंट करना है। तो हीट को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हमने यहां पर आज डिराइव करना है। देखो, तो सबसे पहले हम यहां पर वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे डब्ल्यू की फॉर्म में, क्योंकि हीट की ऐसे यूनिट जूल होती है, एनर्जी की जूल होती है, वर्क की जूल होती है। तो वर्क, एनर्जी और हीट तीनों हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपने मानते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला था V इंटू क्यू। एक्चुअल में वहां पे फॉर्मूला था हमारा वोल्टेज निकालने का,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो वो W अपॉन में क्यू था, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में रहा है चैप्टर के अंदर। अगर W की वैल्यू निकालेंगे तो V इंटू क्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखो, जो हमारी वोल्टेज सर्किट के अंदर है, V किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ओम्स लॉ हम यहां पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी सबसे पहले हमने, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्योंकि देखो हमने क्या करना है, इसमें V और जो क्या हुआ है उनकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट करनी है। तो V से हमने आई इंटू आर लिख दिया। आई इंटू आर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम हीट काउंट करने जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हीट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे मेन करंट के ऊपर डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर हीट डिपेंड नहीं करेगी, करंट के ऊपर करेगी। तो हमारी इक्वेशन के अंदर करंट आना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू पुट करी जा सके। दूसरी रेजिस्टेंस जो सबसे मेन है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस अलॉय यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आर भी आना चाहिए। तो V इक्वल टू आई आर रखेंगे तभी हमारी ये दोनों चीजें यहाँ पर आ पाएगी। तीसरी चीज होती है टाइम। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने टाइम तक करंट किसी वायर में से फ्लो करवाएं जिससे वो हमें कितनी हीट देगी। अगर अब हम क्यू की जगह पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारे पास टाइम भी आ जाए। तो जैसे देखो अपने पास आई की इक्वेशन थी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और क्यू की जगह पे आ जाएगा आई इंटू टी। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से V और Q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां पे W पहले से लिखा हुआ था, V की जगह पे आई आर आ जाएगा और Q की जगह पे आई इंटू टी आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। ये W के इक्वल है, W यानी कि वर्क, और वर्क जो होता है वो हीट के इक्वल माना जाता है, दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से। तो हीट निकालने का ये फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर टी। इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, पेपर में कई बार ये पूछा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कि अगर आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करना है तो ये 3-4 स्टेप हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। इस तरह से हम हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि अगर हीट निकालनी है किसी भी सर्किट के अंदर, वहां पे हम करंट का स्क्वायर यूज करते हैं, रेजिस्टेंस कितना है उस सब्सटेंस का, और कितने टाइम तक करंट फ्लो करवाए, टाइम सेकंड्स के अंदर यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अपने कह सकते हैं कि आ सकते हैं। तो एक आधा न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपने, छोटा सा देखो न्यूमेरिकल। देखो देखा है मैं यहाँ पे एक एनसीईआरटी के अंदर था, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, calculate the heat produced in a circuit when 90,000 coulomb of charge, 90,000 coulomb चार्ज है, चार्ज आगे देखें इसके अंदर इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। चार्ज इज या फ्लोइंग अपन लिख सकते हैं यहां पे, फ्लोइंग इन 1 आवर बाय यूजिंग 50 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 90,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 आवर बाय यूजिंग 50 वोल्ट बैटरी। हमें निकालना है हीट, यहां पर फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर टी। क्या क्या चाहिए हमें, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू। टी इन्होंने टाइम दे दिया हमें 1 आवर, लेकिन हमें ऐसा यूनिट यूज करनी है। तो कितनी सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। ये तो आपको याद हो गया, क्लास 9 से अपने लगे हैं इसके अंदर। उसके बाद रेजिस्टेंस आर निकालना है। तो आर देखो इसमें कैसे निकलेगा, आर निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा आई, क्योंकि देखो यहाँ पे कूलम्ब के अंदर वैल्यू दे रखी है। तो ये चार्ज की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 90,000। जैसे आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में टी, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज कितना आ गया 90,000 अपॉन में टाइम 3600 सेकेंड, इसे ये कैंसिल हो गया। अभी कितने में जाएगा पीछे, ये अपने 18 के अगर टेबल के अंदर देखें तो 2 पे जाएगा 36, ये 5 पे चला जाएगा।
50/2 25 एम्पियर करंट आ गया 25 एम्पियर। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर था, V इज इक्वल टू आई आर। इससे आर जो होगा वो V अपॉन में आई बन जाएगा। V इन्होंने ऑलरेडी 50 वोल्ट दे रखा है, करंट 25 एम्पियर, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया इसके अंदर। हालांकि नॉर्मली जो अपने हीटर वगैरह की बात करते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, ये किसी भी सर्किट का पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर हमसे। तो हमने आर निकाल लिया यहाँ पर 2 ओम। अब हीट निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे वैल्यू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई दे रखा 25, इसका स्क्वायर होगा, आर की वैल्यू आ गई 2 और टाइम यहाँ पे 3600 क्योंकि सेकंड के अंदर हमने यूज करना है इसको। 25 का स्क्वायर 625 इंटू 2 इंटू 3600 ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 इंटू 2 करेंगे 10 आ गया, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा एक और ये कर्व आ गया यहाँ पे 3600। ये 1 2 और 3 0 यहाँ पे लिख देंगे। 125 को 36 से अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 5 30, 3 आ गया, 6 इंटू 2 12 और 3 15 और ये आएगा 6 और 1 7, ये बन गया। उसके बाद 5 इंटू 3 15, 6 7 और 3 ये आ गया 0 0 7 और 7 14 1 15 और 1 4। इतने जूल हीट हमारे पास यहाँ पे बन रही है। अगर हमने इसको बड़ी यूनिट में लिखना है तो 3 इसमें से 0 जो है वो रिड्यूस करके हम इसके साथ किलो जूल वर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे यूनिट जो है वो किलो जूल हो जाएगी। तो हीट आ गई ये 4500 किलो जूल। तो अब इसमें थोड़ा सा एक और देखो आप कंसेप्ट की, जो फैन है वो भी आपने देखा होगा कि कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फैन जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करंट लेकर वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता। वो बेसिकली हीट जो प्रोड्यूस करेगा वो फ्रिक्शन की वजह से करेगा, क्योंकि फैन जब मूव करता है अपने एक्सिस के ऊपर तो इसमें बीरिंग वगैरह लगे होते हैं, तो वो जब बार बार ऐसे रोटेट होगा एक ही जगह पर तो वहां पे फ्रिक्शन बनेगा, उसकी वजह से वो धीरे धीरे गर्म होगा। हालांकि थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर उसके अंदर जो मोटर लगी होती है उसकी वाइंडिंग है वो गर्म हो जाती है कंटिन्यू करंट फ्लो करवाने के बाद। तो इस तरह से फैन जो है वो मोस्ट ऑफ अपने कह सकते हैं कि 98% पार्ट जो है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का उसको विंड के अंदर चेंज करता है। सिर्फ 2 या 3% पार्ट जो होगा उसको हीट में चेंज करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक आयरन हो गए या हीटर वगैरह होते हैं ये लगभग 95-96% पार्ट उसका हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव करना सीखना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल देखे हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रकार हमारा टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कुछ इसमें अगर रह जाता है तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का हमारा टेस्ट होगा, उसकी डेट आपको जल्द बता देंगे कि कब टेस्ट रखेंगे। तो आपने पूरा इसको